नमस्ते और स्वागत है आपका सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया पर, जहां हम सुनाते हैं ऐसे महिलाओं की कहानियां जो प्रेरणा से भरी होती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं अर्चना जी, जो कि वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट में एज ए लीगल ऑफिसर काम करती हैं। इनका मेन वर्क है 18 इयर्स के कम बच्चों जो कि किसी परिस्थिति की वजह से गलत रास्ते पर चले जाते हैं और उन्हें एक सुधरने का मौका चाहिए। ये उन बच्चों के साथ काम करती हैं। तो आज उनके साथ हम करेंगे ढेर सारी बातें एज अ चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में, चाइल्ड क्राइम के बारे में और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, और बहुत सारी बातें करेंगे जो चैलेंजेस वो फेस करती हैं और वो सोसाइटी के लिए अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे रही है। इन सारे मुद्दों पे आज हम बात करेंगे अर्चना जी से। तो चलिए स्वागत करते हैं अर्चना जी का अपने इस पॉडकास्ट में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे पॉडकास्ट। धन्यवाद मुझे आपके इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो अर्चना जी, जैसा कि हमें पता है कि आप एज ए लीगल ऑफिसर वर्क करती हैं, तो आप हमें ये बताइए कि ये वर्क क्या है, कैसा है। जरा हमारे लिसनर को बताइए कि किस तरह का ये काम होता है। हमारा काम उन बच्चों से संबंधित है जो किसी भी कारण से क्राइम के संपर्क में आ जाते हैं। जो 18 वर्ष तक के बच्चे हैं, चाहे वो खुद क्राइम किए हो या ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आ जाए जो कि क्रिमिनल टाइप का उसके संपर्क में आ जाए, तो हमारा काम ऐसे बच्चों के बीच शुरू होता है। क्योंकि ये बच्चे जब क्राइम के संपर्क में आते हैं तो कहीं ना कहीं परिस्थितियों में ये भी कोर्ट, पुलिस, इन सब चीजों से जुड़ते हैं। तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में इनको किस तरह की हेल्प मैं प्रोवाइड करा सकती हूँ, जैसे इनको कानूनी सहायता उपलब्ध कराना हो गया, इनको जो है रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था है वो, या कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान इनको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है। ये सपोज करिए कि जैसे प्रोसेस ये होता है कि बच्चा जब पकड़ा जाता है तो सबसे पहले उसे ऑब्जर्वेशन होम में रखते हैं जब तक ये प्रोसीडिंग्स चलती रहती है, तब तक डिसाइड नहीं हो जाता कि इसको कितना क्राइम है कि नहीं। तब तक उसको ऑब्जर्वेशन होम में रखते हैं। तो जितने दिन तक वो ऑब्जर्वेशन होम में रहता है, तो हमें ये तय करना होता है कि उसकी इस बीच पढ़ाई न बाधित हो, उसकी जो मेडिकल रिक्वायरमेंट है वो न बाधित हो। किसी भी कारण से अगर वो मान लीजिए कि फाइनेंशियली वीक है और वो वकील ही नहीं कर सकता है, तो वो सहायता हमको उसको प्रोवाइड करानी है। जब उसको बेल मिलती है, बेल के बाद जब अपने घर जाता है, घर जाने के बाद भी हमें ये देखना होता है, फॉलो अप करना होता है कि ऐसा तो नहीं कि वो घर पहुंचने के बाद फिर से किसी इस तरह के संगत में पड़ गया हो, कोई किसी और क्राइम में इन्वॉल्व ना हो गया हो, और या फिर उसके जो एडजस्टमेंट है सोसाइटी में, इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो उसके साथ नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें देखना इस तरह का मेरा वर्क है। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा। तो इसमें मेनली जो चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना कि वो क्यों क्राइम के संपर्क में आए हैं, किस तरह का फ्रेंड सर्कल है उनका, इन सारी चीजों पे मेनली परिस्थितियां हैं। इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी जो है इस तरीके से हेल्प करती है कि वो क्या परिस्थितियां हैं कि बच्चा इस तरह के माहौल में इस तरह के क्राइम में वो कैसे इन्वॉल्व हुआ, क्या फैमिली बैकग्राउंड उसका ऐसा है, या पीयर ग्रुप से वो इंस्पायर्ड हो रहा है, या क्या उसकी जो कह सकते हैं कि आर्थिक जो स्थिति है उसकी अच्छी नहीं है, तो अच्छी नहीं है, इस वजह से वो चीजें इस तरह की कर रहा है। तो ये सारी चीजों को जब हम समझते हैं तो बच्चों की काउंसलिंग भी होती है। जब बच्चे ऑब्जर्वेशन होम में होते हैं तो उस दौरान उनकी काउंसलिंग की जाती है, चीजों को समझा जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और हम किस तरीके से उसमें हेल्प कर सकते हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें देखी जाती है। बहुत ही अच्छा बताया आपने अर्चना जी। बहुत ही अच्छे से हमें ये चीजें समझ में आई। अच्छा, जब कोई बच्चा क्राइम सस्पेक्ट होता है कि हाँ उसने ये क्राइम किया, तो उसमें मतलब पहला इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, या स्टेप टू स्टेप इन्वेस्टिगेशन क्या होते हैं? इन्वेस्टिगेशन तो एक ही स्टेप होता है। इन्वेस्टिगेशन में कोई स्टेप्स नहीं होते हैं, प्रोसीजर्स बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होता है कि बच्चा जुवेनाइल है कि नहीं। ओके, हाँ, इसके लिए जो है उसका एज वेरिफिकेशन के लिए उसके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, क्योंकि मेनली हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है, अगर कोई बच्चा पढ़ा हुआ है, कम एज का है तो 8th का या 5th का। और अगर बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है तो ऐसी कंडीशन में मेडिकल रिपोर्ट उसकी कंसिडर की जाती है। उसके बाद वेल की बारी आती है, वेल एप्लीकेशन पड़ता है, वहां
पे मेरी ली रिक्वेस्ट। जाती है अच्छा, और इसी ग्राउंड पे उसे बेल दिया जाएगा कि रिजेक्ट किया जाएगा, ये डिसाइड होता है जो रिपोर्ट आप सबमिट जो करते जो हैं, रिपोर्ट में सबमिट करती तो है। आप उस बच्चे का पूरा बैकग्राउंड पूरी वेरिफिकेशन। उसमें मेनली जो है उसमें पारिवारिक हिस्ट्री उनकी होती है कि कैसा इनका बैकग्राउंड है, ओके, क्या परिस्थितियां हैं, जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले मैंने हाँ, आपको बताया कि वो क्राइम में बच्चा किन परिस्थितियों में आया हुआ है, क्या वो हाँ। कारण रहे हैं, ये हमारे ये रिपोर्ट सारा का हिस्सा पूरा। होता है। जी। तो ये मतलब आपकी पूरी एक टीम होगी जो आपके साथ वर्क करती है, हाँ, पूरी टीम पूरी टीम पूरी होती है जिनको हैंडल करते हैं, जी, जो अलग अलग लेवल पे लोग अपना जाति बिल्कुल, वेरिफिकेशन करते होंगे। हाँ, तो अर्चना जी, जब आप किसी बच्चे से मिलती हैं जो कि क्राइम सस्पेक्ट है, तो आपको उसकी आंखों में क्या दिखता है? पहले गिल्ट, फियर, कंफर्ट, किस तरह का इमोशंस आप नोटिस करती हैं? जी। सबसे पहले तो जब बच्चा ऑब्जर्वेशन होम में जाता है तो काफी डरा हुआ रहता है। ओके, जब कुछ दिन बीतते हैं तो उसे फील होता है कि नहीं, हमसे गलती हुई है, अच्छा, गलती का एहसास उसे होता है। ओके, बात क्या है, समझाया जाता है हम्म, तो बोलते हैं कि नहीं, आगे से ऐसा नहीं होगा। कई बार ज्यादातर केसेस तो ऐसा होता है कि फ्रेंड सर्कल के कारण बच्चे फंस गए होते हैं, साथ देने में फंस गए होते हैं, वो होते नहीं है उसमें, हाँ, लेकिन साथ दे रहे हैं कि चले चलो, या किसी का फोन यूज कर लिया, तो इस तरीके से भी बच्चे आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो दिखता है मुझे ये दिखता है कि हाँ, ज्यादातर बच्चों का मैंने देखा है ओके, कि वो अपनी गलती को महसूस करते हैं कि हमसे गलती हुई है। कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल ही फील नहीं करते कि हुआ है, मेरे से हुआ है, कुछ हुआ मेरे है, से मेरे से कुछ कुछ गलती हुई है, ओके, वो अपनी गिल्ट को एक्सेप्ट नहीं करते नहीं हैं। एक्सेप्ट करते। Right. तो अर्चना जी, ऐसे में जैसे आपको लगता है कि सोसाइटी का क्या रोल है कि बच्चे आजकल देखा जाए तो बच्चे बहुत ही ज्यादा क्राइम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं, तो आपको लगता है इसमें सोसाइटी का या फिर जो हमारा कल्चर जो डिस्ट्रॉय हो रहा है इसका हाथ है? बिल्कुल हाथ है। सबसे बड़ा रोल तो हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है, जो परिवार का माहौल है, जो माता पिता के संबंध है, वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण रोल जो मुझे लगता है कि हमारी जो सोसाइटी का जिस तरह की अपब्रिंगिंग हो रही है, सोशल मीडिया का जो इफेक्ट है, सबसे ज्यादा इन सब चीजों का इफेक्ट पड़ रहा है बच्चों के ऊपर। बिल्कुल सही कहा अर्चना जी। जैसे कि आप इस वर्क में जो भी आपका काम है इसमें आप काफी टाइम से हैं, तो पहले जो केसेस आते थे उसमें और अभी जो केसेस आते हैं वो ज्यादा मीडिया लाइक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। जी बिल्कुल, ज्यादातर जो केसेस आते हैं वो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड ही रहते हैं। और दूसरे तरह के जो केसेस आते हैं उसमें जो नेग्लिजेंस है परिवार के अंदर, दोनों ही वर्किंग है, माता पिता दोनों ही वर्किंग है, और वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। वो ये नहीं देखते कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, किससे नहीं मिल रहा है। कई बार आइसोलेट फील करते हैं बच्चे, राइट, है ना। तो वो जो है अपना उन्हें जो कुछ भी कहना है, जो भी उनकी इमोशनल नीड है, वो बाहर ढूंढते हैं। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो भाई नेचुरल सी चीज है ना, जब आप बाहर ढूंढेंगे और जिससे आप मिल रहे हैं वो आपको क्या सिखा रहा है, क्या गाइड कर रहा है, तो उससे तो बच्चा प्रभावित होगा ही होगा, उसका इम्पैक्ट है। तो अभी जो केसेस मोस्टली आते हैं आपके पास, जो छोटे बच्चों के 18 ईयर से कम के बच्चों के होते हैं, मोस्टली सोशल मीडिया से होते हैं, राइट, और जो एक आइसोलेटेड बच्चे फील करते हैं। तो अर्चना जी, कोई ऐसा केस है क्या जो आपको मतलब जिसमें आप बहुत डीपली इन्वॉल्व हुई हो और जो बहुत ही डीप इमोशंस उसका आपके साथ जुड़ा हुआ हो? हाँ, कई सारे केसेस रहे हैं। इनफैक्ट रिसेंटली एक केस हुआ था, बट हम आपको ना इसके बारे में डिटेल कुछ भी नहीं बता पाएंगे। अच्छा, आप डिस्क्लोज नहीं कर सकती हैं वो केसेस को? ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये तो रहा आपके वर्क से रिलेटेड चीजें, और आप एज ए सिंगल पेरेंट हैं, तो अर्चना जी ये बताइए कि सिंगल मदर आपको मतलब किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अपने बच्चे को मतलब सोसाइटी में? सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो तो बच्चे की सेफ्टी को लेकर की है कि अगर आप वर्किंग हैं, और जेन्युइन सी बात है कि जब आप सिंगल हैं तो वर्किंग होना ही पड़ेगा, राइट, वर्किंग है, ऐसी स्थिति में बच्चे को देखना, खास करके अगर छोटा बच्चा है तो बहुत बड़ा चैलेंज है ये कि आप उसको कैसे किसके कस्टडी में रख करके जाते हैं, कैसा एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट दे पाते हैं। दूसरा चैलेंज ये है कि अगर आपके पास एक गर्ल चाइल्ड है, खास करके जो कि टीन एज में है, तो हमारे सोसाइटी का जो नजरिया वो बहुत ही खराब है। अगर आप एज अ सिंगल पेरेंट वुमन है, मदर है आप, तो ऐसी स्थिति में सोसाइटी जो है वो खुद के ऊपर कोई चीज होती है तो उससे फील होता है कि हाँ
लोग गलत बोल रहे हैं, लेकिन वही व्यक्ति दूसरे के बारे में बोलने से जरा सा भी नहीं सोचता है कि वो क्या बोल रहा है। अब लोग बिल्कुल फ्री हैं आपके बारे में, आपके बच्चे के बारे में कुछ भी बोलने के लिए। ये तो इस तरह के चैलेंजेस फेस बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, फेस करने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा तो आपको लगता है कि इस तरह की चीजों के लिए हमें किस तरह का बदलाव चाहिए? थोड़ा सा व्यापक तरीके से सोचने की जरूरत है सबको। ब्रॉड माइंड किसी भी हर घरों में आप देखिए हर जोड़े के बीच में थोड़ी बहुत खींचातानी है। आप थोड़ा सा इमेजिन करके देख लीजिए कि अगर किसी भी कारण से अगर मुझे अपने बच्चे की परवरिश अकेले करनी पड़ी तो मैं क्या क्या फेस करूंगा या क्या क्या फेस करूंगी। तो जब उस इमोशनल लेवल पे आप सोचेंगे ना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमें खुद के अंदर क्या चेंज करने की जरूरत है, और ये हर व्यक्ति को अपने अपने तौर पे खुद सोचना पड़ेगा अपने। और सही बात है, जब लोग उसको फील करेंगे, डीपली उस चीज को फील करेंगे, समझेंगे, तो वो खुद ब खुद वो चेंजेस देखिए। एक आएंगे। तो आपने सोसाइटी का चैलेंज पूछा, एक जो है ना चैलेंज खुद में होता है। आपका बच्चा मेंटली बिल्कुल एक आपका बच्चा जो एक आप तो लड़ ही रहे होते हैं, खुद से लड़ रहे होते हैं, समाज से लड़ रहे होते हैं। एक बच्चा जो आपका है वो इमोशनली क्या चीजें फील करता है और आपसे क्या पूछता है, उसको आप कैसे टैकल करते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है जो कि मैंने फेस किया। तो कभी, अब ये थोड़ा सा इमोशनल क्वेश्चन होगा, लेकिन क्या कभी ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपकी बच्ची ने आपसे पूछा हो और आपके पास उसका कोई जवाब ना हो, या फिर आपको लगा होगी कि शायद मैं उसे ये बात नहीं समझा पाऊंगी, मैं बता भी दूंगी तो वो नहीं समझ पाए? कई सारे क्वेश्चंस ऐसे रहे हैं। अक्सर रोती थी वो क्योंकि उसने जो है अपने फादर का रूप मिला जुला देखा है। जो बहुत छोटी थी तो उसे बस उसके साथ तो बहुत इस तरीके की चीजें दिखती नहीं थी, मेरे साथ चीजों को देखती थी। और उस वक्त बच्चे से बोल दिया जाता था कि बेटा तुम टीवी देखो, खेलो, लेकिन बच्चे का ध्यान तो अटका हुआ है। राइट। तो वो अपने फादर को लेकर के उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे। एक डायलेमा में रही वो कि मेरी माँ गलत है कि मेरे डैड गलत है, पापा गलत है। ये इन चीजों को समझने में उसे बहुत टाइम लग गया, बहुत टाइम लगा। और जब तक वो खुद को उस रिश्ते से डिटैच नहीं कर पाई तब तक एक पेन में वो रही फादर को लेकर। और जब बच्चे पेन में होते हैं और वो अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते या या किसी से नहीं कह पाते ना। सब नजदीक है, सारे रिश्ते हैं, सबके बीच है वो, लेकिन वो चीज तो मेरे से ही कहेगी ना। हाँ, वो आपसे ही कहेगी। और फिर वो बच्चे होते हैं तो वो समझ भी नहीं पाते हैं, उनका मतलब हाँ माइंड इतना ब्रॉड नहीं होता कि वो ये सोशल टाइप के सोशल वाले क्वेश्चंस को समझ पाए। बिल्कुल। तो वो बहुत एक डिफिकल्ट सिचुएशन होता है। तो मतलब ये तो आपके लिए भी इतना डिफिकल्ट सिचुएशन रहा, तो आप अपने आप को मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग? धीरे धीरे समय निकल जाता है और कुछ टाइम बाद चीजें खुद में आदमी समझने लगता है कि हाँ ये फेज था, निकल गया। और कहते हैं ना वक्त जो है हर घाव का मरहम होता है। समय निकल जाता है, चीजें अपने आप समझ जाती है। मुझे नहीं लगता कि हर आदमी उतना स्ट्रांग होता है कि एट ए टाइम खुद को संभाल ले। उतनी चीजें फेस करता है, उतने इमोशनल पेन से वो गुजरता है। कुछ टाइम जब बीतता है तो खुद ब खुद चीजें संभल जाती हैं और इंसान भी संभल जाता है। सही बोला आपने अर्चना जी। तो अर्चना जी, आप खुद भी एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट रही हुई हैं, और जिस तरह की सिचुएशन आपके साथ हुई या जिस तरह का इमोशनल प्रॉब्लम आपके बच्चे ने फेस किया, तो बीइंग एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, वो क्या आपकी स्टडी ने हेल्प किया कि आप आपके बच्चे को उस इमोशन से बाहर निकलने में, रिकवर होने में? बहुत अच्छे से हेल्प किया, बहुत अच्छे से हेल्प किया, क्योंकि मैं उसकी फीलिंग्स को समझ पा रही थी, उसके पेन को समझ पा रही थी। तो उसको कैसे हैंडल करना है ये भी मैं बखूबी समझ पाई और उसको हैंडल कर पाई। तो ये बताइए कि खुद के बच्चों को हैंडल करना और rather देन दूसरे के बच्चे, जैसे कि आप चाइल्ड साइकोलॉजी की वजह से ये चाइल्ड मतलब जो भी क्राइम में होते हैं, सस्पेक्ट होते हैं, उनकी साइकोलॉजी को आप रीड करती हैं, उनकी रिपोर्ट्स रेडी करती हैं, तो वो ज्यादा चैलेंजिंग लगा आपको कि खुद के बच्चे के लिए? खुद के बच्चे के साथ डे टू डे की एक्टिविटीज वो शामिल होती हैं। और जब आप बाहरी बच्चों से मिलते हैं तो कुछ फेजेस होते हैं जिसमें आपको मिलना होता है या कुछ चीजें होती हैं जिनको समझना होता है। तो अगर कंपेयर करें तो अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग। बट बच्चे कोई भी हो, अगर आप उनसे बस एक ही फंडा है कि अगर उनको उनके लेवल पे उतर के आप समझते हैं और बात करते हैं तो कोई भी बच्चा बहुत इजीली आपसे हैंडल हो सकता है, समझ सकते हैं आप उसको। तो आप एक दो पॉइंट्स बताएंगे कि किसी भी, क्योंकि आजकल ना ये मोस्टली देखे तो न्यूक्लियर फैमिली है, दोनों पेरेंट्स जो है वो दोनों ही वर्किंग है,
तो ऐसे में बच्चों को टाइम कम दे पाते हैं, बच्चा अकेले है, सिंगल चाइल्ड है तो अकेले ही रहता है। तो इस केस में आजकल बच्चों के साथ बहुत ही ज्यादा मेंटल हेल्थ इशू हो रहे हैं। तो इस पे आप कुछ अपने पॉइंट्स बताएंगे, कैसे इन चीजों को हैंडल किया जाए, या फिर आप उन पेरेंट्स के लिए बताइए जो दोनों वर्किंग है, सिंगल चाइल्ड है, तो उनको वो कैसे हैंडल कर सकते हैं और उनको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपने बच्चे को। जो मेरा अनुभव रहा, राइट। चाहे एज अ साइकोलॉजी के स्टूडेंट कह लीजिए या मेरे लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस रहे, मैंने जो फील किया, ये फील किया कि चाहे आप 5 मिनट ही बात करिए अपने बच्चे से, लेकिन आप बहुत खुल के बात करिए ताकि वो अपनी सारी बातें आपसे शेयर कर सके। ओके। जब बच्चा अपनी प्रॉब्लम आपसे कहेगा तो उसको दूसरों की जरूरत नहीं पड़ेगी जहाँ पे वो हैरेस हो। दूसरे जो है कब किस तरीके से, आज तो देख रही है छोटे बच्चे भी सेफ नहीं है, जो समय चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बच्चों से बात करिए, बहुत छोटे छोटे डे टू डे की एक्टिविटीज के बारे में बात करिए। वो स्कूल गए, आज स्कूल में क्या हुआ, टीचर ने क्या कहा, पढ़ाई कैसी रही, ये छोटी छोटी चीजों को आप उनसे बात करिए। तो धीरे धीरे वो बच्चा खुलेगा, और खुलेगा तो अपनी सारी बातें आपसे कहने लगेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बहुत अच्छे दोस्त बन करके उसके उतरेंगे, आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जब बच्चे टीन एज में आते हैं, जब बहुत सारी चीजें वो अपने ऊपर ले लेते हैं और दूसरों से शेयर नहीं करते, उस टाइम पे आप महसूस करेंगे कि आपका जो ये बॉन्ड आपने बनाया 5 मिनट 10 मिनट का, वो टाइम देके सिर्फ इतना नहीं कि 2 मिनट बैठा के और उसे थोड़ा सा दुलार कर दिया, नहीं, आप बात करिए। पैम्परिंग नहीं चाहिए, सिर्फ पैम्परिंग नहीं, बात करिए। बात करने के साथ साथ वो भले समझने के लेवल पे हो चाहे ना हो, आपका काम है कि उसे समझाइए। समझते 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 समझेगा, एक दिन आएगा कि समझेगा। तो ये चीजें आज के टाइम में बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करें और हर लेवल की बात करें। बहुत सही वैलिड पॉइंट आपने कहा कि बहुत जरूरी है बच्चों के साथ कनेक्ट होना, डे टू डे को उनके समझना, और मेनली कि उनकी साइकोलॉजी को समझना, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। अगर वो किसी बच्चे से बात नहीं करना चाहे तो क्यों नहीं करना चाहे, रादर देन कि हमने डांटे क्यों नहीं बात करते हो, सबसे बातें करना चाहिए। और है इसमें एक चीज और सबसे बड़ी चीज जो मैंने महसूस किया कि जब आप हर चीज में मत टोका टाकी करिए और हर चीज मत रोकिए जब तक कि उससे बच्चे का कोई नुकसान ना हो। आपको ये लग रहा हो कि ये चीज के लिए हम परमिट करेंगे तो बच्चे को नुकसान हो जाएगा, तभी आप किसी चीज के लिए रोकिए, अदरवाइज रोकिए मत, स्ट्रिक्टली मत रोकिए। उसे समझाइए, उसे खुद से डिसीजन लेने दीजिए कि हाँ ये सही है, ये गलत है, मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जिद भी कर रहा है बच्चा, अगर आपने इमीडिएट कहा कि नहीं करना है तो वो तुरंत करेगा, उसका मन करेगा मुझे करना ही करना है। लेकिन अगर आपने कहा बेटा ये ऐसे है, इससे ये चीज होगा, आप देख लीजिए क्या करना है, बच्चा बेहतर तरीके से समझेगा, खुद डिसीजन लेगा कि नहीं हमें ये चीज नहीं करना है। क्योंकि जब किसी चीज को रोका जाता है ना, तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि वही चीज करना चाहेगा, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो। सही कहा आपने, तो फिर उनके अंदर खुद से डिसीजन मेकिंग की क्षमता भी विकसित होगी। बहुत ही सही। तो अर्चना जी, आप अपनी ऑफिस लाइफ, मतलब अपना वर्क और अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करें? अब तो ये तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, मतलब हर एक वुमेन के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है फैमिली संभालना, ऑफिस का काम संभालना, और आप एज ए सिंगल पेरेंट हैं तो आपके लिए तो और भी ये डिफिकल्ट है। तो आप कैसे मैनेज करती हैं इन सारी चीजों को एक साथ? देखिए, अब तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब बच्ची भी बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, तो वो भी समझ पा रही है कि मुझे कैसे सपोर्ट करना है मम्मी को। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीजें मैनेज हो जा रही है। बट जब वो छोटी होगी तो फिर आपने किस तरह की चीजें? छोटी थी तो यही था कि ऑफिस से भी उसको 2-3 बार वीडियो कॉल पे बातें करना, खाना खाया नहीं खाया, स्कूल से जब तक आने जाए तब तक सच में हाँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है मैनेज करना। तो आप खुद को कैसे इतना मेंटली स्ट्रांग रखती हैं इन सारी चीजों, मतलब ऑफिस का वर्क, घर पे देखना, बच्ची को देखना, तो मतलब कभी कभी होता है ना इंसान बिल्कुल थक जाता है, अरे यार बहुत हो गया, अब मैं कितना ही करूंगी। तो उस चीज में आप खुद को कैसे मोटिवेट करती हैं और अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाती हैं? ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास, एक बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, तो मुझे खुद को स्ट्रांग रखना ही रखना है। और खैर, जब भी मुझे लगता है कि मैं बहुत लो फील कर रही हूँ तो उस वक्त मेरी बेटी जो है मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बनती है, और मुझे बहुत सपोर्ट करती है, बहुत समझाती भी। आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हमारी। मैं भी मेरी बेटी से कुछ भी नहीं छिपाती, मेरी लाइफ के जो भी डार्क फेज रहे, जो भी चीजें रहे, सब कुछ मैंने बताया। उसका मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशंस
कैसे रहे, सब कुछ मैंने बताया। कुछ भी अब मैंने वो उससे नहीं टीनेज में आ गई है तो वो आपकी एज ए फ्रेंड होगी, आप सारी friend हो बातें गई है, उससे और शेयर वो करती भी हैं। उसकी जो भी हम्म। प्रॉब्लम्स हो सब कुछ मुझसे कहती है, तो सब कुछ। इजी तरीके से आप दोनों एक दूसरे को समझते एक हैं। दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इससे चाहिए। बहुत ही सही कहा आपने, और जरूरी और भी है बच्ची ये, लोग काफी सेंसिबल भी है मेरी, बहुत sensible भी है। बहुत ही अच्छा, आपने उसे ऐसी परवरिश दी। तो ये बताइए आपको, जैसे आपने उसको परवरिश दिया, जैसे इनका पेरेंट, आपने उसको बड़ा किया, तो आपने उसको किस तरह की वैल्यूज दी, किस तरह से आपने उसको अपने संस्कारों से जोड़े रखा, और आप मतलब उसको अपने संस्कारों से जोड़े रखने के लिए, वैल्यूज देने के लिए आप क्या क्या चीजें करती हैं? देखिए सबसे बड़ी चीज तो ये रही कि जो रियलिटी रही लाइफ की ना, वो मैंने उसे बताया बिना ये सोचे कि अभी ये छोटी है, इसे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। ओके, सारी चीजें मैंने उसे बताई कि वो डे वन से चीजों को समझे, उनकी बारीकियों को समझे कि लाइफ में क्या क्या फेजेस आते हैं और हमें कहाँ कहाँ किस किस तरीके से चीजों को एडजस्ट करना पड़ता है, समझना पड़ता है। ओके, ये रहा। बहुत सही कहा आपने, मतलब आपने शुरू से ही आपके साथ जो जो चीजें हुई, और वो धीरे धीरे वो भी आपने उसको अच्छे से मतलब उसके लेवल पे जाके देखिए उसको जो समझाया, परसेप्शन था, जो वो देख करके एक अपनी थ्योरी बनाती। बना रही थी, अपनी हाँ। राय बना रही थी, तो उसमें क्लैरिटी देना मेरा ही तो काम है। मैं तो Right, बताऊंगी right. तो नहीं बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे, Yes, ये जो दिख रहा है जो है हाँ। वो चीजें बिल्कुल डिफरेंट हो रही दोनों है, बहुत ही अलग अलग चीजें, अलग-अलग उसमें चीजें। सही क्या है, गलत क्या है, आपने वो उसे सारी बिल्कुल सही बात। बहुत तो अर्चना जी, जैसे कि आपने बताया कि आपकी भी जो बेटी है वो टीनेज में है, तो आप उन मतलब जो पेरेंट्स हैं, जिनके जो टीनेज के पेरेंट्स हैं, तो उनके लिए आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप साइकोलॉजी की स्टूडेंट भी हैं, आपका वर्क भी ऐसा है चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना, तो आप उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ये जो एज है, इस एज में बच्चों के साथ बहुत ही आप सॉफ्टली पेश आइए, बहुत सॉफ्टली, और उन्हें सुनिए, उनको समझने की कोशिश करिए। ये टाइम ऐसा है कि अगर आप किसी चीज को थोपना चाहते हैं उनके ऊपर, तो आप ये मान के चलिए कि जो आप चाह रहे हैं ठीक उसके उल्टा रिजल्ट होगा। तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज यही है कि आप उनके टच में रहिए, कांटेक्ट बनाए रहिए, उनका विश्वास जीतिए, उन्हें लगे कि हाँ आप अपनी जो बात कहेंगे, अपनी जो प्रॉब्लम बच्चा आपसे कहेगा, आप उसको समझ सकते हैं। वो ट्रस्ट गेन करिए, और साथ में गाइड करते रहिए। गाइडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टाइम ही भटकने का है। इस टाइम उनके अंदर खुद इतने हलचल चल रहे होते हैं, जो फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हो रहे होते हैं, उसके साथ साथ उनके जो साइकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, वो सभी चीजों से बच्चा अपने आप में लड़ रहा होता है। तो ये फेज ऐसा होता है कि पेरेंट्स को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, बहुत पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि होता क्या है, लगता है कि बड़ा हो रहा है, ये सुन क्यों नहीं रहा, ये समझ क्यों नहीं रहा। तो यहाँ हमें समझना होगा कि वो बड़ा हो रहा है, बड़ा हो नहीं गया है, अभी हमें उसे थोड़ा टाइम देना है, पेशेंस, और उसको सुनिए सुनिए समझिए। बहुत सही कहा आपने कि जो टीनेज पेरेंट्स हैं, मतलब टीनेज पेरेंट्स हैं, उनको पेशेंस रखना है और बच्चे को ध्यान से सुनना है। कई बार बच्चे आपसे क्वेश्चन करते हैं, एक टाइम तो आप बोलते हैं कि बड़े हो गए, तुम्हें ऐसे करना है, तो भाई ये चीज समझना। एक टाइम पे बच्चा बोलता है ये चीज करने को, मैं बोलती हूँ काम मना करती हूँ, कभी छोटे हो, हाँ अभी से बिल्कुल नहीं। तो इस क्वांटिटी में तो खुद ही घूम रहा है कि आपको ये बता रहे हैं कि इन चीजों के लिए तुम्हें बड़ा बनना है, ये चीजें तुमसे एक्सपेक्टेड है इस एज ग्रुप में, और इन्हीं चीजों के लिए अभी तुम्हें हमारी परमिशन, हमारी समझ, क्योंकि अभी तुम्हारा वो डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि चीजों को तुम समझ पाओ बेहतर तरीके से, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ओके, तो वो चीज आप हमारी राय लीजिए। बहुत ही सही है, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने पेरेंट्स के लिए। अब आप कुछ पॉइंट्स टीनेज बच्चों के लिए बताइए, जो कि गर्ल्स एंड बॉयज क्योंकि आप उसी तरह के बच्चों के साथ हैंडल कर रही है, आप उनकी साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझती है कि वो किस प्रेशर में आके, या क्या उनके साथ सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि वो ये सारी चीजें करते हैं या इस रास्ते पे आ जाते हैं। तो उस चीज में आप बच्चों के लिए थोड़ा मैसेज दीजिए। हाँ, बच्चों के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप खुद को ये समझिए कि आप चीजों को लर्न करने के प्रोसेस में हैं, अभी आपको बहुत सी चीजें समझनी है। बच्चों को मेरा यही मैसेज है कि आप अभी ग्रोइंग फेज में हैं, अभी आपका पूरी तरीके से डेवलपमेंट हुआ नहीं है ब्रेन का विशेष करके, और आपके जो पेरेंट्स हैं उनके पास अपने लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, जिन चीजों को आप नहीं समझ पाएंगे, तो थोड़ा आप सुनिए, थोड़ा आप समझिए,
और ये ध्यान में रखिए कि जो बाहरी लोग हैं बहुत अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन आपके साथ जब खड़े होने की बात आएगी ना, तो आपके अपने ही खड़े होंगे। बाहरी लोग सिर्फ आपको प्रोवोक कर सकते हैं, मिसगाइड कर सकते हैं। ओके, ये मेरा टीन एज के बच्चों को मैसेज। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने कि अपने पेरेंट्स की सुने। बाहरी लोग सिर्फ ऐसे तारीफ करेंगे, बस बातें करेंगे, बट वो मेन जो एक्चुअल टाइम आएगा ना, उस पे आपके साथ नहीं खड़े नहीं रहेंगे। उस टाइम पे पेरेंट्स और घर वाले ही साथ वाली हैं। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने अर्चना जी। और ये तो रहा ये सारी बातें। और अर्चना जी, मैंने सुना है कि आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, आपकी आवाज बहुत ही सुरीली है, तो आपसे कुछ 2 लाइन ही हमें सुनाइए। और गाया कर रही थी, आप एक कोशिश करके देखती हूँ, गा पाती हूँ कि नहीं गा पाती हूँ सर। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। कितनी सुरीली आवाज है अर्चना जी आपकी, और इतना बहुत धन्यवाद। बढ़िया गाया आपने। और आप कह रही, आप किसी मतलब मैंने आप सुना है कि आप बहुत अच्छा गाना गाती थी अपने कॉलेज टाइम में। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप अपने शौक को जिंदा रखिए, इसे मरने नहीं दीजिए। आई नो कि मतलब आपके लाइफ के फेजेज ऐसे हैं और आपके साथ इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट स्टिल, क्योंकि ये शौक, ये जो इस तरह की कला होती है ना, ये आदमी को अंदर से जिंदा रखती है। तो आप प्लीज इसे क्विट ना करें। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसे जिंदा रखें। और आप मतलब हर दिन तो नहीं कर सकती आप अपनी बिजी लाइफ में, तो स्पेशली आप वीकेंड पे जरूर टाइम निकालिए अपने लिए। कि आई नो कि आपकी सिचुएशन थोड़ी अलग है, बट फिर भी स्टिल आप अपने जो आपकी गाइड की है ना, उसको कंटिन्यू करिए। और अच्छा, मेरे को एक क्वेश्चन आया, जैसे कि अभी हम बातें कर रहे थे पहले, कि आजकल जो पेरेंट्स होते हैं ना, कि उनको जो चीजें नहीं मिली अपने टाइम पे, जैसे जब छोटे थे तो उनको जो जो चीजें नहीं मिली हैं, तो अब उनके पास वो फैसिलिटीज हैं, तो वो चाहते हैं वो सारी चीजें अपने बच्चे को दें, और बहुत ही छोटी उम्र से, कि छोटी उम्र से उनके पास इतने सारे टॉय और इतनी सारी चीजें जो शायद उन बच्चों को अभी उस चीज की जरूरत नहीं है, फिर भी उनके हाथ में वो चीजें लाके दे देते हैं। और पढ़ाई के लिए मेरा बच्चा ये बनेगा वो बनेगा, इस तरह की चीजें। तो इस चीज पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने सपने अपने बच्चों पे मत थोपिए। जो आप करना चाहते थे वो आप नहीं कर पाए, वो आप अपने तक ही सीमित रहने दीजिए, क्योंकि बच्चों के ऊपर थोपेंगे तो बच्चा फ्रस्ट्रेशन में ही जाएगा, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। दूसरी चीज, जब तक किसी चीज की रिक्वायरमेंट ना हो, बच्चों को वो चीज आप ना उपलब्ध कराइए, उसकी वैल्यू नहीं समझेगा। हाँ, करेक्ट। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसे भूख नहीं लगी और आप पहले ही दे रहे हैं खाना। तो दूसरी चीज ये है कि वो खाने की वैल्यू नहीं समझेगा। तीसरी चीज ये है कि आप उसे खिला भी देंगे तो उसे नुकसान ही तो करेगा। हाँ, पहली चीज ये बच्चा मेहनत से भागेगा। दूसरी चीज आपको ये समझना कि आप जीवन भर अपना आवरण बच्चे के ऊपर नहीं रख सकते। कभी तो एक टाइम आएगा जब आप थकेंगे, या मान लीजिए कि किसी एक्सीडेंटल केस में आप नहीं रहे बच्चे के साथ, बच्चे का सर्वाइवल कैसे होगा? तो आप उसको धूप छांव सब लगने दीजिए। आजकल जो ये पैम्परिंग वाली नहीं, बहुत गलत है, बहुत गलत है, इसको आप गलत बहुत गलत है। और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और अगर हम डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा। तो फिर मैं लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या अपना मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि जैसी परिस्थितियां बदल रही हैं, आज का जो समय चल रहा है, चाहे मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए, चाहे एज ए साइकोलॉजिस्ट, मैं यही कहूंगी कि बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उनको समझने की जरूरत है, उनको सुनने की जरूरत है, ताकि एक बेहतर माहौल दे पाए आप बच्चे के लिए, बेहतर परवरिश दे पाए और एक हेल्दी इन्वायरमेंट दे पाए उन्हें, ताकि आने वाला भविष्य हमारा अच्छा, हमारा आने वाला भविष्य सुरक्षित रहे। बहुत ही अच्छी बात कही आपने अर्चना जी, और बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच कि आप हमारे पॉडकास्ट में आई। और सो फ्रेंड्स, ये थी अर्चना जी की सोलफुल जर्नी, जो कि इन्होंने अपने हमारे साथ शेयर किया।
और हमें बहुत ही अच्छा लगा इनसे बात करके, और इन्होंने हमें बताया कि कैसे हम चाइल्ड साइकोलॉजी को समझे, कैसे एज ए पेरेंट्स, एज ए जो हमारे टीनेज बच्चे हैं उनके लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज किया, और टीनेज के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। तो हम इन सारी चीजों को मतलब इन सारी चीजों को हम सुने और उनसे इंस्पायर हो, और उनकी जो इंस्पायरिंग जर्नी है इससे हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं और अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। स्टे सोलफुल एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच अर्चना।